नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आपका। मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्यात्मक परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो प्रश्न है, कोई जो कुछ भी कहना चाहता है उसका मानसिक प्रतिरूपण निम्नलिखित में से क्या है। यानी कि जब हम कुछ कहना चाहते हैं तो उसके पहले हमारे मस्तिष्क में एक तरह का मानसिक प्रतिरूपण बनता है जिसे मेंटल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन है बाह्य पदबंध संरचना, क्योंकि बाह्य पदबंध संरचना तो बाह्य तो हो ही नहीं सकता। केंद्रीय पदबंध संरचना, आधारभूत पदबंध संरचना, आंतरिक पदबंध संरचना। तो आप देखेंगे कि मानसिक प्रतिरूपण की बात की जा रही है कि इसमें से इन चार ऑप्शन में से क्या होगा। तो अवश्य ही जो इसका ऑप्शन सही होगा आंतरिक पदबंध संरचना, यानी कि जो ऑप्शन सही हो रहा है वो ऑप्शन सही हो रहा है डी। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। तो प्रेग्नेंस का नियम या उत्तम आकृति का नियम किससे संबंधित है? आप जानते हैं कि गेस्टाल्ट के परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के जो नियम हैं उस नियम में से एक है उत्तम आकृति का नियम, जिसे प्रेग्नास का भी नियम कहा जाता है, जिसमें हम लोग किसी भी चीज का जब प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो उसे एक अच्छी आकृति के रूप में देखना पसंद करते हैं। उसी आधार पर हम किसी भी चीज का प्रत्यक्षण करते हैं। तो यह पूछ रहा है कि जो आकृति उत्तम आकृति का नियम है किससे संबंधित है? प्रत्याशा के अनुरूप असंदिग्ध उद्दीपन को पढ़ने की प्रवृत्ति। क्योंकि असंदिग्ध उद्दीपक की बात की जा रही है तो यह हो ही नहीं सकता है। उप इष्टतम स्थितियों के अंतर्गत ऐसे अवलोकन करना जैसे कि वस्तु छायांकित या आच्छादित है। अगला है समस्त संभावित प्रत्यक्षण बोधात्मक विकल्पों के सरलतम तथा सर्वाधिक स्थिर आकृति को प्रत्यक्षण की प्रवृत्ति। अवश्य ही जो उत्तम आकृति के नियम को की संक्षिप्त व्याख्या कर रहा है वह ऑप्शन आपका है सी। वहीं डी दिया है सर्वनिष्ठ वस्तुओं को पहचानने और समझने की योग्यता। तो यह भी नहीं हो सकता है। जो आपका आंसर होगा 32 का वो होगा सी। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। तो अगला प्रश्न है, किस व्यवहार का उत्सर्जन मूलतः किया जा सकता है? यानी कि किस तरह के व्यवहार का उत्सर्जन मूलतः किया जा सकता है? मनोचिकित्सक निर्धारित परिघटना नहीं हो सकता। पुरस्कार निर्धारित क्षमता, जीव प्रारूपित क्षमता, जीव प्रारूपित क्षमता, प्रक्रिया निर्धारित क्षमता। तो अवश्य ही चूंकि व्यवहार के उत्सर्जन की मूलतः किया जा सकता है, यानी उत्सर्जन किया जा सकता है, तो अवश्य ही वह प्राणी द्वारा उत्सर्जित किया जा सकता है। तो जो ऑप्शन आपका सही होगा वो ऑप्शन सही होगा सी, यानी कि जीव प्रारूपित क्षमता। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। स्मृति बजाय उसके जो वास्तव में घटित हुआ है व्यक्ति की प्रत्याशाओं से प्रभावित होकर विकृत हो जाता है, उसे कहते हैं स्मृति बजाय उसके जो वास्तव में घटित हुआ है। यानी कि जो चीज वास्तव में घटित हुआ है व्यक्ति की प्रत्याशाओं से प्रभावित होकर विकृत हो जाता है। यानी कि जो चीज वास्तव में घटित हुआ है उसके बारे में अगर हम किसी तरह की प्रत्याशा करके अगर हम उसके बारे में अनुमान लगाते हैं या उसको स्मृति में रखने का प्रयास करते हैं तो वह इसे क्या कहते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मूड आश्रित स्मृति, मूड सामंजस्य प्रभाव, क्षण दीप्त स्मृति। क्षण दीप्त स्मृति तो हो ही नहीं सकता, आप जानते हैं फ्लैश बल्ब मेमोरी। यहां पर प्रश्न के आधार पर इसका कोई मतलब नहीं है। पुष्टिकरण पूर्वाग्रह, यानी कि कन्फर्मेशन बायस जो होता है वह प्रत्याशाओं के आधार पर, यानी कि वास्तव में जो घटित हुआ है वह न करके हम अपनी प्रत्याशा के आधार पर जब किसी भी चीज को अपनी स्मृति में लाते हैं तो अवश्य ही वह एक तरह का कन्फर्मेशन बायस होता है, क्योंकि हम अपनी प्रत्याशा के आधार पर उसका पुष्टिकरण करते हैं। तो अवश्य ही जो ऑप्शन यहां पर सही होगा वह ऑप्शन सही होगा कौन सा? डी। अगला प्रश्न है कि बुद्धि अध्ययन में, चूंकि अभिकथन तथा तर्क वाले प्रश्न हैं, तो बुद्धि अध्ययन में काम आने वाली दो विधियां, बुद्धि अध्ययन में काम आने वाली दो विधियां मनोमितिकीय
और संज्ञानात्मक एक दूसरे की पूरक हैं। यानी कि जब भी हम बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए विभिन्न तरह के सिद्धांतों की बात करते हैं या उसका अध्ययन करते हैं, तो उसके लिए दो विधियां मनोमितकीय और संज्ञानात्मक, जो कि एक दूसरे की पूरक हैं, यह अभिकथन कह रहा है। वही तर्क क्या कह रहा है कि मनोमितकीय सिद्धांत मुख्य रूप से बुद्धि के संरचनात्मक पहलू का विश्लेषण करता है। यानी कि जो मनोमितीय के सिद्धांत होते हैं वह क्या करते हैं, संरचनात्मक पहलू की व्याख्या करते हैं। वहीं जब संज्ञानात्मक सिद्धांत उसके प्रक्रियात्मक पहलू का अध्ययन करते हैं। तो आप देखेंगे कि यह दोनों ऑप्शन सही है, और साथ ही साथ जो तर्क है आर है वह स्पष्ट रूप से व्याख्या कर रहा है किसका, अभिकथन का। तो इस आधार पर जो ऑप्शन सही हो रहा है आर और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है और आपका ऑप्शन सही होगा ए। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कारणों में से कौन सा अस्थायी क्षति का कारण है। यानी कि यहां पर मस्तिष्क के अध्ययन करने की विधियां दी हुई हैं कि हम मस्तिष्क का किस किन विधियों से अध्ययन कर सकते हैं। तो उन विधियों में से प्रश्न बन रहा है कि नीचे दिए गए कारणों में से कौन सा अस्थायी क्षति, यानी कि अगर हम मस्तिष्क का अध्ययन करने के लिए इन विधियों को अपनाएं तो वह कौन सी विधि होगी जिससे मस्तिष्क में अस्थायी रूप से क्षति हो जाएगी। ठीक, तो क्रायोजेनिक ब्लॉकेड, रेडियो फ्रीक्वेंसी, विद्युत उद्दीपन, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। ठीक, तो चूंकि ये मैग्नेटिक स्टिमुलेशन है इससे कोई क्षति नहीं उत्पन्न होगी, रेडियो फ्रीक्वेंसी से नहीं होगी। ठीक, लेकिन विद्युत उद्दीपना, अगर हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन करते हैं तो अवश्य ही उससे क्या होता है कि मस्तिष्क के जो सेल्स होते हैं उसमें क्षति होती है, वह अस्थायी रूप से क्षति उत्पन्न करता है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा सी। आइए अगले प्रश्न को देखें। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि विस्तार भिन्न भिन्न भागों के लिए उसका बुद्धि सृजनात्मकता से संबंध एक जैसा नहीं होता है। ठीक, यहाँ इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी के संबंध की बात की जा रही है कि भिन्न भिन्न भागों पर, यानी कि बुद्धि के अलग अलग स्तरों पर सृजनात्मकता का संबंध एक जैसा नहीं होता है। यह बात सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य बुद्धि के भिन्न भिन्न स्तरों पर बुद्धि एवं सृजनात्मकता के संबंधों की उचित व्याख्या करता है। अब बुद्धि और इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के संबंध की बात की जा रही है यहाँ पर, और ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। ये आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही सही उसकी व्याख्या करने में सक्षम है। ठीक है, तो है बुद्धि के क्रिटिकल स्तर के नीचे दोनों में सहसंबंध ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक सहसंबंध की बात पूरी तरह से गलत होती है। बुद्धि के उस क्रिटिकल स्तर से नीचे दोनों में सहसंबंध शून्य होता है। क्रिटिकल स्तर के नीचे सहसंबंध शून्य नहीं होता है, ऊपर से होता है, तो यह भी गलत होगा। वहीं बात करें बुद्धि के उस क्रिटिकल स्तर से नीचे दोनों के सहसंबंध धनात्मक होते हैं एवं उससे ऊपर के विस्तार के लिए ऋणात्मक होते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, यह भी ऑप्शन गलत है। वहीं लास्ट ऑप्शन अब बचता है आपके पास, बुद्धि के उस क्रिटिकल स्तर से नीचे, यानी कि बुद्धि का एक जो क्रिटिकल स्तर होता है उससे नीचे यह सहसंबंध धनात्मक होता है। यानी कि बुद्धि और क्रिएटिविटी में सहसंबंध धनात्मक होता है उस सामान्य स्तर या क्रिटिकल स्तर के नीचे, एवं उसके ऊपर क्या होता है, शून्य सहसंबंध होता है। ऐसे कई सिद्धांतों के आधार पर प्रतिपादित भी हुआ है। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा डी। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सिजोफ्रेनिया का नकारात्मक लक्षण नहीं है। यानी कि यहां पर बात की जा रही है कि आप जानते हैं कि सिजोफ्रेनिया एक तरह का मनोविक्षिप्त समूह का एक तरह का रोग है, मनोविदिलता, जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों तरह के लक्षणों से प्रदर्शित होता है। तो यह पूछा जा रहा है कि कौन सा, यह ऑप्शन में से कौन सा नकारात्मक लक्षण नहीं है। भावात्मक सपाटीकरण एवं असामाजिकता नहीं हो सकता है। वहीं एन्हीडोनिया और अनाभिप्रेरणा, वाक्य दुर्बलता एवं भाव शून्यता, अवश्य ही भाव शून्यता नकारात्मक लक्षण है। निर्मूल भ्रम,
हेलुजिनेशन की बात की जा रही और वेतुका व्यवहार अगर किया जा रहा है तो अवश्य ही वह ऋणात्मक लक्षण, नकारात्मक लक्षण न होकर धनात्मक लक्षण होगा। तो यही एक ऑप्शन होगा जो सही होगा, यानी कि 38 का ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पर चले तो अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में ग्रंथियां दी हुई हैं और सूची सेकंड में उससे संबंधित स्राव दिया हुआ है, आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले है पीयूष ग्रंथि, यौन ग्रंथि, अधिवीक और अवणु ग्रंथि, यानी कि थायराइड ग्रंथि जिसे कहा जाता है। तो अवश्य ही जो थायराइड ग्रंथि होता है जिसे आप यस पे देख रहे हैं, अवणु ग्रंथि, इसे थायराइड ग्रंथि, जिससे थायरोक्सिन निकलता है, आप अवश्य ही इसको मिला देंगे किससे, थर्ड से। वहीं पीयूष ग्रंथि से क्या निकलता है, वो निकलता है प्रोलैक्टिन, यानी कि प्रोलैक्टिन निकलता है, तो आप पीयूष को मिलाएंगे सेकंड से। यौन आप जानते हैं एस्ट्रोजेंस देता है, और अब बच्चा अधिवृक्क वो कार्टिकोस्टेरोन होता है। इस आधार पर आप देखें तो आपको कूट में मिलेगा 2, 1, 4 और 3, और आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन बी। आइए अगले प्रश्न और इस सीरीज के अंतिम प्रश्न पर बात करें तो सूची फर्स्ट में उपलब्धि दिया हुआ है और सेकंड में संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी हुई है। यह प्रश्न जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से बना हुआ प्रश्न है। आप देखिए उपलब्ध दिया हुआ है अहं केंद्रिक सोच, यानी कि ईगो सेंटर्ड थॉट। आपको हमने जीन पियाजे के सिद्धांत पर एक स्पेशल वीडियो बना रखा है जिसमें बहुत ही सरल तरीके से जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को पूरी तरह से व्याख्यात्मक ढंग से समझाया गया है। आपको जीन पियाजे को अगर पढ़ना है तो आप वह वीडियो देख सकते हैं, आपको उस वीडियो का लिंक इस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सभी अवस्थाओं के बारे में बहुत ही आसानी से स्पष्ट शब्दों में समझ सकते हैं। तो आइए प्रश्न देखते हैं कि ईगो सेंटर्ड थॉट कहां उत्पन्न होता है। हमने बताया है आपको कि ईगो सेंटर्ड थॉट जो होता है वह किससे सेकंड स्टेज में, दूसरी स्टेज में होता है, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। वहीं आप वस्तु अस्थायित्व की बात करें, ऑब्जेक्ट परमानेंट का गुण किसमें आता है, वो अवश्य ही किसमें आता है, फर्स्ट में आता है। क्योंकि आप जानते हैं कि पियाजे ने कुल कितनी अवस्थाएं बताई, 4 अवस्थाएं बताई, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशन तथा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। वहीं हम अमूर्त चिंतन की बात करें, जब भी अमूर्त चिंतन या कल्पना की बात आए तो आप सीधे सीधे उनके विकास की अवस्था के चौथी अवस्था पर ध्यान देंगे। तो आप देखेंगे कि जो अहं केंद्रित सोच होता है वह सेकंड में आता है, और वो कहां जाता है, आपका पूर्व प्रक्रियात्मक अवस्था, वस्तु अस्थायी सेंसरी मोटर स्टेज में आता है, अमूर्त चिंतन वो औपचारिक में आता है, और एक बचता है उसको आप मिला देंगे स्थूल प्रक्रियात्मक यानी संरक्षण विलोमता। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा इस आधार पर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन सही हो रहा है, वो हो रहा है बी, यानी कि 3, 1, 2 और 4। हमें उम्मीद है कि आपको यह व्याख्यात्मक परिचर्चा पसंद आई होगी और आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में खासकर मनोविज्ञान में पूछे गए प्रश्नों का आप इसके आधार पर बहुत ही आसानी से समाधान कर पाएंगे। तो आपका यह वीडियो व्याख्यान अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।